जैसा कि हम पहले भी पूर्व कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के साथ ही 1905 के बाद उग्र राष्ट्रवाद उभर कर सामने आया। अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान करवाई गई। भारतीयों द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि ब्रिटिश शासन का स्वरूप शोषणात्मक है तथा वह भारत की आर्थिक प्रगति पर उपलब्ध संसाधनों का शोषण करने में लगी हुई है। भारत के आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में भी धीरे धीरे अनेक लेखकों के द्वारा लिखे जाने से वृद्धि हुई। शिक्षा के विकास का प्रभाव भी उग्र राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण बना। इसके फलस्वरूप भारतीयों में जागृति आई तथा बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी में वृद्धि के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों को ही उत्तरदायी ठहराया। इसके साथ ही बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी हुआ कि तत्कालीन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने यूरोप की अजेयता का जो मिथक था उसको तोड़ दिया, क्योंकि एक छोटे से देश जापान का आर्थिक महाशक्ति के रूप में अभ्युदय हुआ। वहीं इथोपिया की इटली पर विजय हुई। ब्रिटेन की सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला जो बोअर युद्ध है 1899 से 1902 के बीच में हुआ और जापान की रूस पर विजय 1905 में हुई। ये घटनाएं इस बात का प्रमाण थी कि यूरोपीय देश सदैव अपराजित नहीं हैं, उनको एशियाई या अफ्रीकी देश हरा भी सकते हैं। विश्व के अनेक देशों के क्रांतिकारी आंदोलन ने भी उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया बढ़ने लगी और उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष ने भी उग्रवाद को जन्म दिया। इसी के साथ लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भी आग में घी डालने का काम किया, जैसे कलकत्ता का कॉरपोरेशन अधिनियम 1899, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम 1904, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 एवं बंगाल का विभाजन 1905। जुझारू राष्ट्रवादी विचारधाराओं ने भी उग्र राष्ट्रवाद को इस ओर प्रेरित किया और एक प्रशिक्षित नेतृत्व और उदारवादियों के सिद्धांतों की वजह से भारत में 1905 के बाद उग्र राष्ट्र की भावनाएं प्रबल होने लगी और उग्रवादी जो विचारधारा थी वह आगे आने लगी। इसके प्रमुख कारणों में थे ब्रिटिश शासन से घृणा, जन समूह की शक्ति एवं ऊर्जा में विश्वास, स्वराज्य उनका प्रमुख लक्ष्य था, प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी एवं आत्मत्याग की भावनाओं में विश्वास, भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों में विश्वास, भारतीय समारोह के आयोजन के पक्षधर, प्रेस तथा शिक्षा के विकास के पक्षधर और स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन इनके द्वारा किए गए। बंगाल विभाजन जो 1903 से सार्वजनिक हुआ और 1905 में लागू हुआ के विरोध में प्रारंभ किया गया। बंगाल विभाजन के पीछे सरकार की वास्तविक मंशा बंगाल को दुर्बल बनाना था, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। बंगाल विभाजन के लिए सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालित करना कठिन हो रहा है। यद्यपि कुछ सीमा तक सरकार का यह तर्क सही भी था, परंतु उनकी वास्तविक मंशा कुछ और ही थी। विभाजन के फलस्वरूप सरकार ने बंगाल को दो भागों में विभक्त कर दिया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल तथा असम और दूसरे भाग में शेष बंगाल को रखा गया। उग्रवादियों का बंगाल विभाजन विरोधी अभियान शुरू किया गया। उदारवादी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मिश्रा एवं
पृथ्वी चंद्र रॉय प्रमुख थे। उदारवादियों ने विरोध स्वरूप जो तरीके अपनाए वे थे जनसभाओं का आयोजन, याचिकाएं, संशोधन प्रस्ताव तथा पंपलेट एवं समाचार पत्रों के माध्यम से विरोध। बंगाल विभाजन के संबंध में उग्रवादियों की जो गतिविधियां थीं उनमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेताओं में थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय एवं अरविंद घोष। इनके द्वारा विरोध के जो तरीके अपनाए गए उग्रवादियों की तरह वे थे विदेशी वस्तुओं एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, जनसभा या आत्मविश्वास की भावना को बल देना, स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, स्वदेशी या भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन, भारतीय संगीत एवं भारतीय चित्रकला को नए आयाम, विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन, शिक्षा संस्थाओं, स्थानीय निकायों, सरकारी सेवाओं इत्यादि का बहिष्कार और विरोध आंदोलन की बागडोर उग्रवादियों ने अपने हाथों में लेने का एक बड़ा कारण था कि उनको उदारवादियों की जो अब तक की अनुनय विनय की नीति थी वे उसके खिलाफ थे और इसीलिए अब दूसरा एक कारण था कि उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन के कोई विशेष परिणाम भी अब तक नहीं निकले थे और उदारवादियों के संवैधानिक तरह से उग्रवादी असहमत थे। इसीलिए विरोध अभियान शुरू किए गए जिसमें छात्र, महिलाएं, जमींदारों का वर्ग तथा शहरी निम्न वर्ग एवं साधारण सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस आंदोलन का एक सुखद परिणाम यह निकला कि क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने के बहस से 1911 में सरकार ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया और स्वदेशी आंदोलन की असफलता के कारण सरकार ने कठोर दमनात्मक नीति अपनाई लेकिन और सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई। लेकिन व्यापक सामाजिक प्रभाव यह पड़ा कि समाज के अब तक निष्क्रिय वर्ग ने भी बड़ी सक्रियता के साथ आंदोलन में भाग लिया। आगे के आंदोलन को इस आंदोलन ने प्रभावी दिशा एवं उत्साह दिया, सांस्कृतिक समृद्धि में बढ़ोतरी की, विज्ञान एवं साहित्य को बढ़ावा मिला, भारतीय साहसिक राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक एकता की महत्ता से सभी परिचित हुए और उपनिवेशी विचारों एवं संस्थाओं की वास्तविक मंशा उभर करके सामने आई। कांग्रेस की जो सूरत फूट थी उसमें स्वदेशी और बहिष्कार को लेकर के ही ये केवल बंगाल उदारवादी चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार केवल बंगाल तक ही सीमित रहे, जबकि उग्रवादियों का ये मानना था कि ये बंगाल नहीं अपितु संपूर्ण देश में के अन्य भागों में भी चलाया जाना चाहिए, जिसमें विदेशी कपड़ों एवं शराब के साथ सभी सरकारी नगर निगमों का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। और सरकार ने स्वदेशी आंदोलन के दमन के लिए राजद्रोही सभा अधिनियम 1907 बनाया, फौजदारी कानून अधिनियम 1908, समाचार पत्र अधिनियम 1908, विध्वंसक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 और क्रांतिकारी आतंकवाद, ये सब बनाने के पीछे सरकार की मंशा यही थी कि उग्रवादियों को रोका जाए। लेकिन इसका विपरीत प्रभाव पड़ा क्योंकि उग्र राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ ही भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था वह तेजी से लोकप्रिय होने लगा और सामान्य जनता, अब तक जो अभिजात वर्ग है उसका इस पर आधिपत्य था, अब धीरे धीरे ये सामान्य जनता में भी लोकप्रिय होना लगा और राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार जन सामान्य में भी हो गया।